Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CA Foundation student of June 2024 और ये वीडियो होने वाली है पॉडकास्ट जिसमें कि मैं करती हूँ अपने लॉ के रिकॉर्डिंग्स को शेयर। और आज हम करने वाले हैं सोगा एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले नहीं किया। आप लोगों ने पॉल में बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले करो, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि उसमें से 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, मुझे फिर से रिवाइज़ करके उसे पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उससे पहले नहीं किया। और अब मैं मेक श्योर करूँगी कि अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही हो। और उसके पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ और मैं भी स्टूडेंट हूँ और मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, लाइक कोई कॉन्सेप्ट में भी हो सकती है और बोलने के तरीके में भी किस चीज़ को कैसे समझाना चाहिए हो सकती है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे अच्छा लगेगा ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार पाऊँ। और आप इस वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हो क्योंकि ये एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन है और मैं शॉर्ट में पढ़ने वाली हूँ, जैसा कि मैं इसे हमेशा रोज़ रात में लगा करके सो लेती हूँ 2x पर, ताकि चीज़ें दिमाग में भी चली जाए और वो याद होती जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पर। सो इसे डिफाइन किया गया है, उसके बाद सेल के बारे में बताया गया है, फिर आ जाएंगे स्कोप ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज ही कवर होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उसके बाद आगे चलेंगे डेफिनेशंस पर जो कि ईजी है, इसलिए मैं इन्हें कवर नहीं कर रही हूँ। उसके बाद गुड्स को डिफाइन किया गया है और गुड्स को 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के भी 3 टाइप्स है, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनसर्टेन्ड। और एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स को हम लोग सेलर्स व्यू भी बोलते हैं। और जो ये 3 बचे, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनसर्टेन्ड, और इसे हम बायर्स पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स, यानी कि जो गुड्स आपके पास है, डिलीवरी अभी हम तुरंत इस चीज़ की कर सकते हैं, बस उसे हम एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। उसमें आ जाएंगे स्पेसिफिक गुड्स जो कि स्पेसिफिकली सेलेक्ट किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, ऐसे गुड्स को स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। एज सर्टेन गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कि बहुत सारे अनसर्टेन ग्रुप ऑफ गुड्स में से जो हम लोग सेलेक्ट करके अलग करते हैं, उन सारी गुड्स को हम लोग असर्टेन गुड्स कहते हैं। अनसर्टेन गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड और अनअसर्टेन गुड्स पड़े हैं, उन सारे गुड्स को हम लोग अनसर्टेन गुड्स कहते हैं। फ्यूचर गुड्स वो होगा जो कि अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करने के बाद हम उसे डिलीवरेबल स्टेट में कर सकते हैं और उसमें सेल नहीं होता बल्कि एग्रीमेंट टू सेल होता है। कंटिंजेंट गुड्स मतलब होता है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करे, या तो वो इवेंट होगा या तो वो इवेंट नहीं होगा, उस पर डिपेंड करे। और यहाँ पर भी एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल नहीं होता है। उसके बाद डिलीवरी 3 तरीके की होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी जहाँ पर हम फिजिकल डिलीवरी कर देते हैं बायर को उसके गुड्स का, उसे हम कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आता है कि हम हमारी कस्टडी नहीं चेंज हुई है गुड्स की, यानी कि गुड्स के प्लेस नहीं चेंज हुए हैं पर ओनरशिप चेंज हो चुका है, पोजेशन चेंज हो चुका है। सिंबॉलिक डिलीवरी यानी कि किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करना, लाइक कार की कीज़ को ट्रांसफर करना, ये सिंबलाइज करती है कि हम कार को डिलीवरी कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में ये डिफरेंस होता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आप किसी को भी दे दो, मेयर डिलीवरी और मेयर एंडोर्समेंट से वो चीज़ें डिलीवर हो जाती है, पर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डिलीवरी सिर्फ या एंडोर्समेंट से वो डिलीवर नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का हमारे करेंसी नोट्स, जो कि उस पर किसी का नाम नहीं होता, आप किसी को भी 2 डिलीवरी करो तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो जाती है। पर वहीं आपके ज़मीन के पेपर्स में आपके नाम होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है और वो आप सिर्फ डिलीवरी से किसी को डिलीवर नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे मर्केंटाइल एजेंट पर। मर्केंटाइल एजेंट वो एजेंट होता है जो कि सेलर और बायर अपने बिहाफ पर अपॉइंट करते हैं, और इसका एग्जांपल हो सकता है ऑक्शनियर्स और ब्रोकर्स। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी यहाँ पर मतलब ओनरशिप होता है, किसी जमीन जायदाद के बारे में बात नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, जनरल प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। सबसे जनरल प्रॉपर्टी मतलब होता है जो भी जनरल, जैसे कि हम ओनर हैं, कोई भी ओनर है किसी चीज़ का तो उसके पास जनरल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसे कहेंगे जब हम किसी को प्लेज कर देते हैं किसी कोई चीज़, गुड्स, और उसके बाद वो जो आदमी जिसके पास प्लेज किया गया है उसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाती है। एग्जांपल के लिए मेरा फ़ोन है, मैं उसे कैसे भी चलाऊँ, तोड़ूँ मड़ोड़ूँ, ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। बट अगर मैं किसी को प्लेज कर देती हूँ अपना फ़ोन तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसे तोड़े मड़ोड़े, क्योंकि उसके पास उस समय पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो गुड्स को इज्जत के साथ यूज़ कर सकता है। इंसॉल्वेंट हमें पता है, प्राइस पता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स पता है। आगे चलेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल देखने में। सेल जहाँ पर तुरंत
इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है गुड्स और मनी का, और सेलर और बायर के बीच में इमीडिएट ट्रांजैक्शन हो जाता है, उसे हम कहेंगे सेल। और जहाँ पर फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए चीज़ों को, उसे हम कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। इसमें या तो कंडीशंस होते हैं या तो फिर टाइम होता है कि इस फ्यूचर डेट को हम करेंगे, या तो ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। तो जब भी वो टाइम इलेप्स कर जाए या कंडीशन फुलफिल हो जाए, तब हमारा जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करना चाहिए सोगा के तहत। सबसे पहला है कि यहाँ पर 2 पार्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल होनी चाहिए, प्राइस मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, जो प्राइस और यहाँ पर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, और बाकी वो सारी चीज़ें एसेंशियल जो भी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे एग्रीमेंट टू सेल और सेल में। यहाँ पर जो है सेल के केस में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पर फ्यूचर में होता है। यहाँ पर सेल में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होता है और एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी होता है। रेमेडीज फॉर ब्रीच में यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्राइस मांग सकते हैं, सेल के केस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग डैमेजेस मांग सकते हैं। चौथा पॉइंट है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टीज। लाइबिलिटीज यहाँ पर सब्सिक्वेंट लॉस जो है वो बायर का होगा और यहाँ पर सेलर का होगा, अगर गुड्स में डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो। बर्डन ऑफ रिस्क जो है वो बायर का होगा, क्योंकि रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप, और यहाँ पर रिस्क जो है वो सेलर का होगा। और यहाँ पर नेचर ऑफ राइट्स में जस्ट इन रेम यानी कि पूरे होल वर्ल्ड के साथ होगा, और यहाँ पर जस्ट इन पर्सनम यानी कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर्सन के लिए होगा। राइट ऑफ रीसेल यानी कि आप जो सेलर है वो रीसेल नहीं कर सकता है गुड्स को, और एग्रीमेंट टू सेल में सेलर रीसेल कर सकता है गुड्स को। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर में ऑफिशियल असाइनी ऑफ सेलर जो होगा वो बायर से गुड्स रिकवर नहीं कर सकता है, बट प्राइस रिकवर कर सकता है। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो प्राइस रिकवर नहीं कर सकता है, पर वो गुड्स को रिकवर कर सकता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर में ऑफिशियल असाइनी ऑफ जो बायर होगा वो गुड्स को कंट्रोल कर सकता है, गुड्स को ले सकता है, पर एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो गुड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। डिफरेंस देखेंगे सेल एंड हायर परचेज में। हायर परचेज का मतलब ये होता है कि आप इंस्टॉलमेंट में कोई सामान खरीदे हो और आपके पास गुड्स की पोजीशन तो आ गई है, लेकिन ओनरशिप आपकी अभी तक नहीं हुई है जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हो। डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे, जो टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है वो सेल के केस में इमीडिएट होती है, हायर परचेज के केस में लास्ट इंस्टॉलमेंट पर होगी। पोजीशन ऑफ द पार्टी जो है वो ओनर ऑफ द गुड्स, यानी कि पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ ओनर, यानी कि यहाँ पर बायर जो है वो ओनर होता है, पर हायर परचेज के केस में जो हायरर है वो बेली कहलाता है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता है और हायरर जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। बर्डन ऑफ रिस्क जो है वो जो है सेलर के केस में, सेलर के अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर को उसका रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अगर हायर परचेज के केस में अगर हायरर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है तो जो सामान है वो उसको वापस ले लेता है सेलर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल में बोनाफाइड ट्रांसफर होता है और अगर बायर चाहे तो रीसेल आगे करेगा तो वो गुड टाइटल पास करेगा आगे रीसेल करने वाले को, लेकिन जो हायरर होता है उसने अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है तो वो गुड टाइटल पास नहीं करेगा किसी भी रीसेल करने वाले बंदे को। रीसेल कर सकता है एक बायर और वही हायरर जो है वो रीसेल नहीं कर सकता है जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे। सेल और बेलमेंट के केस में डिफरेंस देखेंगे। बेलमेंट मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हम लोग ऐसे देना कि वो चीज़ को आपको वापस करनी ही होगी मुझे। वो ग्रेटिट्यूअस भी होता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस भी होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो है सेल के केस में वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, और जो बेलमेंट के केस में होती है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैंने आपको थोड़े दिन के लिए दिया है, इसके बाद आपको वो गुड्स मुझे लौटाने हैं, तो सोच समझ करके इस्तेमाल करना, तोड़ फोड़ मत कर देना। रिटर्न ऑफ गुड्स में मतलब होता है कि आपको सेल के केस में रिटर्न करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है और बेलमेंट के केस में ये नेसेसरी होता है कि आप गुड्स रिटर्न करके जाओ। कंसिडरेशन यहाँ पर प्राइस के ही मॉनिटरी टर्म्स में ही होना चाहिए। बेलमेंट के केस में वो ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। वर्क एंड लेबर में छोटा सा डिफरेंस दिया गया है। वर्क एंड लेबर मतलब सर्विसेज होती है, जो भी आप सर्विसेज कराते हैं उसके लिए अलग एक्ट है और उस एक्ट के हिसाब से आपको गवर्न करना होता है। अब आप बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड कैसे बनता है। या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफर और एक्सेप्टेंस तो होना मस्ट है। इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकता है, इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है, इमीडिएट डिलीवरी और पेमेंट दोनों साथ में भी हो सकते हैं। इमीडिएट डिलीवरी होकर के पेमेंट बाद में हो सकता है, इमीडिएट पेमेंट होकर के डिलीवरी बाद में हो सकता है। ऐसे ऐसे करके केसेस बन सकते हैं। दोनों फ्यूचर में भी हो सकता है, जिसे हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं।
उसके बाद बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसमें एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स को पहले डिफाइन किया गया है। उसके बाद बोला गया है गुड्स पेरिसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि गुड्स पेरिस कर जाए बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल शब्दों में दिमाग लगाओ कि वो तो वैसे भी वॉइड हो ही जाएगा। उसके बाद गुड्स पेरिसिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, इस कंडीशन में भी गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, कोई फ्यूचर गुड्स पेरिश कर गया है सो वो तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के चलते हुआ है और उसे भी हम वॉइड ही मानेंगे। आगे आएंगे असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस कैसे डिसाइड होगा। तो प्राइस 3 तरीकों से डिसाइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया गया हो या तो फिर प्रोवाइड एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जैसे दिया गया है, यानी कि एग्जांपल वैल्यूअर से हम लोग फिक्स करवा रहे हैं प्राइस, वैसे भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टी, डीलिंग्स कैसे हो रही है वो पार्टीज मिलकर के डिसाइड कर सकती है। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, यानी कि थर्ड पार्टी अगर वैल्यूएशन कर रही है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी को बोला गया है वैल्यू डिसाइड करने और अगर थर्ड पार्टी वैल्यू डिसाइड नहीं कर रही है तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कर देंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर थर्ड पार्टी प्रिवेंटेड है किसी सेलर या किसी बायर के चलते और वो उसके पक्ष में प्राइस तय करके दे रही है, सो इस केस में फॉल्ट जो भी फॉल्टेड पार्टी होगी उस पार्टी को डैमेजेस वो देगी दूसरे पार्टी को। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कि किसी भी हालत में बायर को एक रीजनेबल अमाउंट पे करना ही पड़ेगा उसके सामान का। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। सेकेंड यूनिट में हम बात करेंगे कंडीशन एंड वारंटी की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टिपुलेशन एज टू टाइम। इसमें सिंपली बताया गया है कि अगर पेमेंट पे डिले हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं होता है, लेकिन अगर हाँ डिलीवरी में अगर लेट हो जाए तो आप कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड मान सकते हो। सेकंड है इंट्रोडक्शन कंडीशन एंड वारंटीज। तो सिंपली कंडीशन और वारंटी के बारे में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन की। तो कंडीशन जो है वो एसेंशियल होता है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंड द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना और सबसे एसेंशियल पार्ट होता है और मेन पर्पस के लिए होता है। पर वहीं वारंटी जो होता है वो कोलेट्रल होता है टू द मेन पर्पस, यानी कि ये कंप्लीट ना भी हो तो भी एक पॉइंट पर आकर के चलेगा और आप इस केस में सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते हो। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कंडीशन जो है वो मोर एसेंशियल है और वारंटी थोड़ा सा लेस एसेंशियल हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने मीनिंग में देखा, तो मीनिंग में ये जो मेन पर्पस है उसे सर्व करता है, एसेंशियल है, और वारंटी जो है वो कोलेटरल टू द मेन पर्पस है। सेकंड होता है राइट इन केस ऑफ ब्रीच, यानी कि ब्रीच के केस में आप इसे रेप्यूडिएट कर सकते हो, कंडीशन के केस में, वारंटी के केस में आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन मतलब होता है कि ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी कि जो अगर बायर चाहे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता है, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को वो ब्रीच ऑफ कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है। उसके बाद पॉइंट आता है व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। उसमें 4 पॉइंट्स है जिसमें से 2 वॉलेंटरी है और 2 कंपलसरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बायर खुद ही मान जाए और वॉलेंटरी वेवर कर दे, यानी कि वो मान जाए कि वो अब इस जो उसने कंडीशन लगाया था वो अब फुलफिल ना भी हो तो भी चलेगा। दूसरा पॉइंट है कि बायर इलेक्ट, यानी कि बायर खुद ये बोले कि जो कंडीशन है वो उसका ब्रीच तो हुआ है तो वो उसे मान ले और डैमेजेस क्लेम कर ले, यानी कि वो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करने लग रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो कंपलसरी है, और कंपलसरी में ये बताया गया है कि नॉन सेवरेबल, यानी कि जिस चीज़ को हम अलग नहीं कर सकते हैं और अगर बायर उसका पार्ट डिलीवरी या फुल डिलीवरी ले चुका है तो अब उसके पास राइट नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को, अब उसके पास कोई चारा नहीं है कंडीशन को एज अ वारंटी ट्रीट करने का। और चौथा पॉइंट है कि वेयर द वारंटी इज एक्सक्यूज बाय लॉ, जहां पर लॉ ही इस चीज़ को एक्सक्यूज कर दे फॉर रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, उस चीज़ में तो आपको कंडीशन को वारंटी की तरह मानना ही पड़ेगा। इसमें एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि पेंटर से आप पेंट करवाने गए और पेंटर ही डेड हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस। आई होप एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बारे में सबको मालूम होगा, और इसमें एक्सप्रेस कंडीशन में जहाँ पर बोल करके बता करके कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके जो कंडीशन बनाया जाता है उसे कहते हैं। बट इम्प्लाइड कंडीशंस के अंदर 7 कंडीशंस आते हैं। सबसे पहला आता है कंडीशन एज टू टाइटल में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो सेलर है उसके पास राइट होना, मतलब उसके पास तो प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, और उसके अगर एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है तो जब सेल होगा तब उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए।
चाहिए। मतलब सिंपल शब्दों में सेलर के पास यहाँ पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए और गुड टाइटल होना चाहिए। उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मैंने तुमसे डिस्क्राइब्ड वे में चीज़ें मांगी थी तो वैसी ही मुझे दो। सेल बाय सैंपल भी वही कहता है, सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन भी सेम चीज़ों को बोलता है। पांचवा पॉइंट है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, यानी कि रीजनेबल फिटनेस और क्वालिटी की चीज़ें मुझे देना। इसके लिए 3 कंडीशंस है। पहला कि बायर ने आपको बता दिया है कि वो कौन से पर्पस के लिए गुड्स खरीद रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि बायर जो है वो आपके स्किल और आपके जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा ये है कि जो सेलर है वो वही डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स को बेचता है, तो इस केस में कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस लगेगा। यानी कि मैंने जब आपको बताया था तब सेलर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी चीज़ों को देख रेख करके ही बायर को चीज़ें सौंपे। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि अगर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो एज अ बायर, तो आपके पास जो गुड्स आया है वो इस कंडीशन में आया है कि नहीं कि आप उसे फ्यूचर में रीसेल कर सको। उसके बाद आगे चलेंगे कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये मेनली फूड प्रोडक्ट्स के लिए लगता है, यानी कि आपका जो खाना पीना है वो होलसम है या नहीं है। उसके बाद इम्प्लाइड वारंटी में 4 पॉइंट्स आते हैं। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, warranty as to non-existence of encumbrances, disclosure of dangerous nature of goods, warranty as to quality or fitness by uses of trade। सबसे पहला जो है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन में ट्रू ओनर, ये क्वाइट सिमिलर है कंडीशन एज टू टाइटल में। इसमें सिंपली बोला गया है कि आपको जो वारंटी के केस में हम जानते हैं कि हम डैमेजेस क्लेम करते हैं, और यहाँ पर अगर आपको ट्रू ओनर के द्वारा अगर सामान नहीं मिला है, यानी कि कंडीशन एज टू टाइटल फुलफिल यहाँ पर नहीं हुआ है, तो आप वो पैसा भी मांगोगे, और जो वारंटी यानी कि आपको अगर कुछ डिफेक्ट भी मिला है कोई सामान, तो आप उसके डैमेजेस भी क्लेम करोगे। दूसरा पॉइंट है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेज। एनकम्ब्रेंसेज का मतलब होता है कि रुकावटें। फॉर एग्जांपल आपने आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए की जो सेलर है उसके ऊपर 50,000 रुपए की लोन चढ़ी हुई थी। सो ये हुई रुकावटें, और ऐसी कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिए। पूरा क्लीन टाइटल होना चाहिए, तभी आप शेयर कर सकते हो। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, इट इज़ सिमिलर टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पज। जो कंडीशन वाले में फुलफिल होती है वही सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई है। चौथा पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर कोई डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है तो आप पहले ही बता दो। कैविएट टेम्प्टर का सिंपल सा मतलब होता है कि लेट द बायर बी अवेयर। बायर को एक अच्छी छूट दी जाती है कि आप गुड्स को सोच समझ करके लो, देखभाल करके लो, और नहीं तो आपकी गलती मानी जाएगी कि आपने रीजनेबल चेकिंग क्यों नहीं करी। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस होती है जहां पर कैविएट टेम्प्टर लागू नहीं होगा। उसके 3 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए कि कब कब कंडीशन कैविएट टेम्प्टर नहीं लगेगा। उसमें पहला कंडीशन है कि बायर आपके ऊपर डिपेंडेंट था, आपके स्किल और जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट था, बायर ने अपने पर्पस को बताया था, और तीसरा जो है कि सेलर उसी सारी चीज़ों में डील करता है। ये सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एक्सेप्शन क्या है कैविएट टेम्प्टर के। तो फिटनेस एज टू क्वालिटी, जब बायर आपके ऊपर डिपेंडेंट था सेलर के ऊपर, सो ये सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि उसे फिटनेस यानी कि फिट और क्वालिटी वाली गुड्स दें, और अगर सेलर ने ऐसा नहीं किया है तो उसमें बायर जिम्मेदार नहीं होगा। इस केस में सेलर ही जिम्मेदार होगा। दूसरा पॉइंट है गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। इसमें भी बायर की कोई गलती नहीं होती है। तीसरा है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से 2 गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी 2, सेल बाय सैंपल 2, गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन 2। ट्रेड यूजेस यानी कि पर्पस कंप्लीट होना चाहिए। लाइक एग्जांपल, मैंने कपड़े खरीदे तो कपड़े मुझे फिट आने चाहिए, तभी मेरा पर्पस पूरा होगा, और अगर मेरे कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं तो यहाँ इस केस में कैविएट टेम्प्टर नहीं लगेगा। 8वां है सेलर एक्टिवली कंसील्स और गिल्टी पाया गया है सेलर, तो इस केस में भी कैविएट टेम्प्टर नहीं लगेगा, और यहाँ पर हमारा दूसरा यूनिट कंप्लीट होता है। तीसरा यूनिट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जनरल रूल जो होता है वो रिस्क जो है वो प्राइमा फेसी देखा जाता है प्रॉपर्टी के द्वारा। जहां जाएगा प्रॉपर्टी वहीं जाएगा रिस्क। और उसके बाद बात करेंगे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की। तो इसमें 2 चीज़ें बेसिक फैक्टर है। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड। यहाँ पर सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि अनसर्टेन गुड्स को हम लोग बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इंटेंशन ऑफ पार्टीज का इंटेंट होना चाहिए सेलिंग और बाइंग में। और ये इंटेंशन को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसके 3 पॉइंट्स है। टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, टू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। उसके बाद बात करेंगे रूल्स क्या क्या है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के। तो चार रूल्स है।
specific or uncertain goods, passing of uncertain goods sent on approval or on the sale basis, transfer of property in case of reservation of राइट टू डिस्पोजल। सबसे पहला बात करेंगे स्पेसिफिक गुड्स के केस में। तो स्पेसिफिक गुड्स के केस में 3 स्टेजेस हो सकते हैं। स्पेसिफिक गुड्स या तो डिलीवरेबल स्टेट में है, या तो वो डिलीवरेबल स्टेट में लाने वाले हैं, या तो डिलीवरेबल स्टेट में है पर प्राइस असर्टेन नहीं है, तो प्राइस असर्टेन कर लिया जाएगा सेलर के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे अनअसर्टेन गुड्स की। तो सिंपल एक लाइन में इसका आंसर होगा कि कोई भी गुड्स अनअसर्टेन गुड्स सेल या बाय नहीं होता है, सिंपली आपको असर्टेन करना ही पड़ेगा। और उसमें आपका कौन कौन सा चीज़ें एसेंशियल है, तो सबसे पहले हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल असर्टेन, अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके बाद गुड्स शुड बी परफॉर्म्ड, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी से मैच होना चाहिए। उसके बाद डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय, या तो गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, यानी कि अप्रोप्रिएट किया जाए अनकंडीशनली। और ये कौन कर सकता है, तो सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर, या बायर कर सकता है विद द एसेंट ऑफ सेलर। और एसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, और एसेंट में बी आइदर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन। दूसरा पॉइंट आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द करियर। अगर आपने गुड्स दिया है करियर को, तो उसके केस में क्या हो सकता है, तो सबसे पहला इसमें 2 कंडीशंस आ जाएंगे कि अगर सेलर ने कोई कंडीशन नहीं लगाया है तो राइट ऑफ डिस्पोजल वहाँ पर अप्लाई होगा। और अगर गुड्स ट्रांजिट में है, यानी कि गुड्स अभी ट्रैवल ही कर रहे हैं, तो इस केस में बायर जो है वो लॉस उठाएगा अगर कोई भी कंडीशन नहीं है तो। और अगर कंडीशन है, तो गुड्स अगर ट्रांजिट में है तो कंडीशन है तो रिजर्व कर लिया गया है राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर के द्वारा, और इस केस में सेलर लॉस उठाएगा। तीसरा पॉइंट है गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। तो इसमें सिंपली हमें 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। गुड सेंट ऑन अप्रूवल यानी कि उस आदमी को हमने दिया है अप्रूवल में और उसे यूज करने दे रहे हैं, और कुछ लिमिटेड टाइम भी दिया है। उतने दिन में अगर वो बता देता है कि हाँ मैंने अप्रूव कर लिया है, तो इसे अप्रूव्ड मानना है और सेल मानना है। और अगर उसने वो टाइम कोलैप्स हो गया और वो अभी तक ना तो एक्सेप्ट किया है ना ही रिजेक्ट किया है, तो हम मानेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरा पॉइंट है कि अगर वो ऐसा कोई काम करता है जिससे लगे कि वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो भी हम मानेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे कि सेल करना, प्लेज करना गुड्स को। उसके बाद आगे चलेंगे कैश फॉर सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, यानी कि सिंपली ऊपर वाले केस में जैसा हम देख रहे थे कि वो एक्सेप्ट करेगा तो सेल माना जाएगा, और यहाँ पर ऐसा है कि आप जब भी कैश दे दोगे तब हम आपको सेल कर देंगे, यानी कि आपके पास ओनर से ट्रांसफर हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्वाइट सिमिलर है जो हम अभी अभी पीछे पढ़ करके आ रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि अगर कोई कंडीशन लगाया गया है सेलर के द्वारा तो राइट ऑफ डिस्पोजल जो है वो कंजर्व हो जाता है, और इस केस में जो सेलर है वो लॉस बियर करेगा। और जो सेकंड वाला पॉइंट है वो ये कि अगर रिजर्वेशन ऑफ राइट अगर नहीं हुआ, यानी कि कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है सेलर के द्वारा, तो रिजर्वेशन ऑफ राइट नहीं होता, और इस केस में बायर ही लॉस को बियर करता है। एग्जांपल के लिए अगर हमने किसी सामान को कैरियर के द्वारा भेजा है और वो सामान रास्ते में नष्ट हो जाता है और उस पर कंडीशन नहीं लगा है, कंडीशन लगा है का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सेलर ने ये कंडीशन लगाया है कि जब तक तुम ये बिल दे करके पैसे नहीं ले लेते हो तब तक वो जो सामान है वो बायर का नहीं होता है। इस केस में कंडीशन लग चुका है, यानी कि यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल हो चुका है, और इस केस में अब जो लॉस होगा वो अगर कोई सामान अगर नष्ट हो जाता है तो इस केस में सेलर उस लॉस को बियर करेगा, ना कि बायर। कंडीशन के सर्कमस्टांसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है कि कोई भी सेलर के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं कि सेलर का जब इंस्ट्रक्शन आए तभी तुम उसको बिल देना, ऐसा कैरियर को इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। सेकंड है कि पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ही तुम ओनरशिप ट्रांसफर करना, ये हो सकता है। अगर ओनरशिप अगर पेमेंट करे तो ही तुम सामान देना, वरना मत देना, ऐसी सारी बातें हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। रिस्क जो है वो सबसे पहले जहां पर प्रॉपर्टी जाएगी, यानी कि सेलर्स का रिस्क तब तक रहता है जब तक वो प्रॉपर्टी पास ना कर दे बायर को। बायर्स का रिस्क तब से शुरू होता है जब से वो प्रॉपर्टी ले ले सेलर से। अब बात करेंगे द अफोर्सेड रूल इज हाउएवर सब्जेक्ट टू टू क्वालिफिकेशंस। पहला ये है कि अगर गुड्स की डिलीवरी जो है डिले हो जाती है बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, तो जिसकी वजह से डिलीवरी में लेट हुआ है तो रिस्क ऑफ द पार्टीज रिस्क उसी का होगा, और लॉस भी अगर हुआ तो वही पार्टी लॉस उठाएगी। उसके बाद द ड्यूटीज ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर, जो भी वहाँ पर यानी कि ड्यूटी ऑफ बेली, वहाँ पर ड्यूटी ऑफ बेली में कोई भी चेंज नहीं आएगा और फुलफिल करनी पड़ेगी ड्यूटी एज बेली। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स।
सो नॉन ओनर्स का यहाँ पर एक लैटिन में सेंटेंस दिया गया है जो कि नेमो डट क्वाड नॉन हैबिट है, और उसका ये मतलब होता है कि जिसके पास खुद ही ओनरशिप नहीं है वो आपको क्या ओनरशिप देगा। सो इसमें सिंपल सा ये मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ओनरशिप है तभी वो आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कौन से केस में उस व्यक्ति के पास ओनरशिप नहीं है तब भी ओनरशिप सही माना जाएगा। पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, तो सेलर और बायर जब मर्केंटाइल एजेंट को अपॉइंट करते हैं तो उस केस में हो जाएगा। और सेलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का और वो मर्केंटाइल एजेंट कैसा कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला है कि गुड्स और डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ ओनर, ओनर के द्वारा ही वो अपॉइंट किया गया होना चाहिए। फिर इफ सेल वाज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। फिर बोनाफाइड बायर होना चाहिए, सेलर के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, जॉइंट ओनर लोग कर सकते हैं सेल। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोअर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण अगर ए ने बी से कोई चीज़ें बाय करी है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो बायर है, सॉरी वो जो सेलर है वो बोलने वाला है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बट उसके पहले ही जो बायर है उसने फर्दर रीसेल कर दिया है चीज़ों को, तब उस केस में भी यहाँ पर एक वैलिड टाइटल और गुड टाइटल पास होता है। उसके बाद बात करेंगे सेल बाय वन हु हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ, यानी कि एक व्यक्ति है जो कि सेलर है और उसने एक बार गुड्स को सेल कर दिया है पर गुड्स अभी भी उसी के पोजीशन में है और उसने दोबारा बार भी सेल कर दिया, तो इस केस में भी गुड टाइटल पास होगा वो दोबारा शेयर हुए हुए आदमी को। फिर पांचवा पॉइंट है सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव वेस्टेड इन हिम, यानी कि जो बायर को अभी तक पूरी तरह से बायर ने गुड्स को तो ऑब्टेन कर लिया है, यानी कि पोजीशन उसके पास है, लेकिन प्रॉपर्टी अभी तक उसके पास पूरी तरह से नहीं पहुंची है और उसने रीसेल कर दिया, तभी माना जाएगा कि वो एक गुड टाइटल शेयर किया है। इफेक्ट ऑफ स्टॉपल का मतलब हम सब जानते हैं कि जहां कोई आदमी किसी चीज़ को लेकर के सेंटेंस दे, यानी कि कोई आदमी किसी बात पर बोले कि हाँ ये चीज़ मेरी है और सामने वाला उसे नकारे नहीं, तो इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। और अगर इस केस में कोई सेलर है और अगर सामने वाला व्यक्ति सेलर को सेलर ना बता करके खुद को सेलर बता देता है, तो इस केस में रूल ऑफ स्टॉपल लागू हो जाएगा और गुड टाइटल पास हो जाएगा। सेल बाय एन अनपेड सेलर के द्वारा भी जो सेल होता है उसे भी हम गुड टाइटल से ही समझते हैं। आठवां पॉइंट है सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स, यानी कि सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर, ये सब सारे जो भी सेल करते हैं चीज़ों को वो एक गुड टाइटल में करते हैं। उसके बाद पावनी के केस में होता है, फिर पेरिशेबल गुड्स के केस में होता है, फाइंडर लॉस्ट एंड फाइंडर वाले केस में होता है। फिर आगे आ जाएंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो कैसी कैसी हो सकती है। सो यहाँ पर डिलीवरी को ही एक्सप्लेन किया गया है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर ये कहता है कि सेलर और बायर को पेमेंट एक्सेप्ट और बायर को गुड्स एक्सेप्ट करना चाहिए और पे करना चाहिए। उसके बाद पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन, ये जनरल रूल बोलता है कि एक साथ परफॉर्म होना चाहिए पेमेंट और डिलीवरी, बट जैसा है अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो आप वैसा मानो, नहीं तो आप जनरल रूल को भी फॉलो कर सकते हो कि इमीडिएट ट्रांसफर दोनों चीज़ों का करो। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला है डिलीवरी, जो कि हम जानते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। कंप्लीटेड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नाउ डिपेंड्स ऑन द बायर, अपना सामान जो लाए, नहीं तो लॉस उसका होगा। सिंपल सा ये मतलब है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि टाइटल जो है वो आपको सेलर से बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी है। नाउ बायर पर डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल में गुड्स का पोजीशन कब लेना चाहता है। सो वो जब ले पोजीशन तब हो जाएगा, और अगर कुछ लॉस हो जाता है इसके बीच में तो ये बायर का ही लॉस कहलाया जाएगा। आगे का पॉइंट है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी एक्सेप्ट, यानी कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो द सेलर ऑफ अ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी, यानी कि जनरल रूल ये कहता है कि आपको पहले डिलीवरी के लिए बोलना पड़ेगा सेलर को। उसके बाद प्लेस और डिलीवरी में पॉइंट आ जाता है कि गुड्स जहाँ पर सेल किए गए हैं एट द टाइम ऑफ सेल वहीं पर डिलीवरी होगी। वैसे तो ये जनरल रूल है, अगर आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक लिखा गया है तो उसके हिसाब से होगा, नहीं तो
ये जनरल रूल फॉलो किया जाएगा। जनरल रूल का दूसरा पॉइंट है एग्रीमेंट टू सेल के लिए, और एग्रीमेंट टू सेल के लिए में ही 2 पॉइंट्स है, जो कि पहला पॉइंट है कि इन एग्जिस्टेंस, गुड्स इन एग्जिस्टेंस अगर है तो जहां पर एग्रीमेंट टू सेल बना था वहीं पर गुड्स डिलीवर किए जाएंगे, और अगर गुड्स इन नॉट इन एग्जिस्टेंस है सो जहां पर वो बनेंगे वहीं पर डिलीवरी स्टेट में होंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट है टाइम ऑफ डिलीवरी। सो रीजनेबल टाइम में डिलीवरी करना सही रहेगा, और नहीं तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा फॉलो किया जाएगा। 6ठा पॉइंट है गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के पोजीशन में अगर गुड्स है तो तब तक डिलीवरी नहीं होगा जब तक थर्ड पार्टी एक्नोलॉज नहीं करता है बायर को कि दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ। सो 7वां पॉइंट है टाइम्स फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, यानी कि रीजनेबल आवर में ही आपको डिलीवरी करनी चाहिए। उसके बाद 8वां पॉइंट कहता है कि एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी, अगर जनरल रूल तो यही कहता है कि एक्सपेंस जो है वो सेलर बियर करेगा, लेकिन अगर आप बायर अगर आप झूठ मूठ का घुमा रहे हो और 2-3 बार आपने डिलीवरी चार्जेस लगवा दिए हैं, एक बार ले जाओ दोबारा बार ला दो, सो ये सब करने पर आपको बायर को पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटीज़ में बायर के पास अधिकार है कि वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर सकता है, जितना आया है उतना रख सकता है, और पैसे उस हिसाब से लगेंगे कि कितना वो एक्सेप्ट कर रहा है। आगे का पॉइंट है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। सो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी मतलब कि अगर बायर ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी स्वीकार करेगा तब तो ठीक है, और अगर उसने नहीं ऐसा बोला है कि वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी स्वीकार करेगा, सो इस पर बायर के ऊपर आप बायर को थोप नहीं सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट डिलीवरी स्वीकार कर लो, क्योंकि वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। डिलीवरी टू करियर, अगर आपने कैरियर को अगर डिलीवरी कर दिया है, सो इस केस में जो प्राइमा फेसी होता है वो डीम टू बी डिलीवरी टू द बायर होता है। कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज द प्राइमरी फेसी डीम टू बी डिलीवर टू द बायर। नेक्स्ट पॉइंट है डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी कि अगर नॉर्मल लॉस है तो वो बायर बियर करेगा, और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो सेलर बियर करेगा। उसके बाद है बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, यानी कि आप बायर को रीजनेबल टाइम दो, रीजनेबल राइट दो कि वो एग्जामिन कर सके गुड्स को। रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि रूल कौन कौन से रिलेटेड है एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स में, तो इंटीमेट्स सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स, यानी कि आप सेलर को बता दो कि आप ये गुड्स को रख रहे हो, या तो फिर आप इनकंसिस्टेंट डज ऐसा एक्ट करो जो कि लगे, जो कि क्वाइट सिमिलर हो एक्सेप्टेंस के, जैसे कि सेल प्लेज। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम हो जाए, या तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस मिल चुका है। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, यानी कि जो उसने रिजेक्ट कर दिया है वो सिर्फ आपको इंटीमेट्स करेगा कि हाँ मैंने ये रिजेक्ट कर दिया है, अब मैं इसे नहीं रखने वाला। तो अब बायर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आपके पास उसे डिलीवर करके जाएगा, ये सेलर की जिम्मेदारी है कि वो घर आए और उठा करके लेकर के जाए। लायबिलिटी ऑफ अ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये वैसा केस है जब सेलर रेडी है और विलिंग भी है डिलीवर करने के लिए, और वो एकदम आपके घर के बाहर आकर के खड़ा हो सकता है डिलीवरी देने के लिए, लेकिन बायर ही है जो यहाँ पर घुमा रहा है इधर से उधर कि नहीं हम आज नहीं ले सकते, कल नहीं ले सकते और तुम बाद में आ जाना। तो ऐसे में रीजनेबल चार्जेस जो भी होंगे वो इस केस में अब बायर को पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3rd यूनिट खत्म होता है। चौथा यूनिट पर आएंगे जो कि है अनपेड सेलर, और अनपेड सेलर मतलब होता है कि जो सेलर को अभी तक पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अनपेड सेलर के बारे में बताया गया है कि अनपेड सेलर उसे कहेंगे जब होल प्राइस पे नहीं हुआ हो, या तो फिर बिल या चेक डिसऑनर हो गया हो। तो इन 2 केस में हम सेलर को अनपेड सेलर मानेंगे। तो अनपेड सेलर के पास कौन कौन से राइट होते हैं, तो सबसे पहला राइट होता है अगेंस्ट द गुड्स, और दूसरा होता है कि अगेंस्ट द बायर। और जो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड है उसमें 3 तरीके का राइट हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला है राइट ऑफ लीन, दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपिंग, और तीसरा है रीसेल। तो पहला राइट ऑफ लीन जो है वो कहता है कि जब भी अगर आप अनपेड सेलर हो तो और अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी कि आपके पास जितना माल बचा है, यानी कि आपने कुछ पार्ट डिलीवरी कर दी है और बाकी की चीज़ें अभी आपने डिलीवरी नहीं की है, तो आप उसको डिलीवरी करो ही मत, बाकी के पार्ट गुड्स आपको डिलीवर करो ही मत। तो आप मतलब उस चीज़ को वापस से होल्ड कर ले रहे हो, यानी कि इसमें रिफ्यूजल टू डिलीवरी देन टू द बायर अंटिल द प्राइस ड्यू इन रिस्पेक्ट टू देम आर पेड और टेंडर्ड।
एक्सक्यूजेज एक्सरसाइज आप कब कब कर सकते हो, जबकि वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, एंड थर्ड पॉइंट इज वेयर बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो इन सारे केसेस में आप राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकते हो। और पार्ट डिलीवरी के केस में कर सकते हो। टर्मिनेशन ऑफ लीन कब कब हो जाएगा, तो व्हेन ही डिलीवर्स द गुड टू अ करियर, जब भी आप कैरियर को दे चुके हो गुड्स, तो उस समय पर आपका राइट ऑफ स्टॉपेज शुरू होगा। उससे आगे पढ़ते हैं। सेकेंड है वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ द गुड्स, बायर अगर पोजीशन ले चुका है तब नहीं हो पाएगा राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज। तीसरा पॉइंट है सेलर वेव कर चुका है राइट ऑफ लीन को, तब भी नहीं होगा, और बाय स्टॉपेल भी नहीं होगा। एक्सेप्शन इसमें यह है कि कोर्ट केस अगर होता है और अगर कोर्ट बोलता है कि आपको बायर को कि इतने दिनों में आपको पैसा पे करना है, तो अभी तो सिर्फ नोटिस आई है, अभी पूरा का पूरा आपको पैसा मिला नहीं है, तो आप उतने दिन राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। सेकेंड है राइट जो है वो राइट ऑफ स्टॉपेल है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, और इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपने कैरियर को डिलीवरी दी है उस समय से लेकर के जो समय शुरू होता है, और उस समय अगर आपको पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो आप तुरंत कैरियर को फ़ोन करते हो और बोलते हो कि नहीं रुक जाओ, मेरा माल वहीं का वहीं रोक दो, उसे हम कहेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और इसका कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि सेलर मस्ट बी अनपेड होना चाहिए, सेलर पार्टेड, और सेलर और पोजीशन ऑफ गुड्स दोनों अलग हो चुके होने चाहिए, गुड्स आर इन ट्रांजिट होना चाहिए, बायर मस्ट बिकम इंसॉल्वेंट होना चाहिए। राइट ऑफ लीन के केस में ये चीज़ें एक पार्ट थी, ये एसेंशियल नहीं था कि बायर इंसॉल्वेंट होना ही होना चाहिए, बट राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट में ये इंपॉर्टेंट है कि बायर इंसॉल्वेंट होगा, तभी आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे व्हेन डज द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, when the buyer or other bailey obtains delivery, buyer delivery before the arrival of goods at destination। उसके बाद carrier wrongfully refuses to deliver the goods और goods are delivered to the carrier hired by the buyer। और अगर आपका जो आप जिसको डिलीवर कर रहे हो वो अगर बायर का आदमी है तो ये वाला राइट नहीं लगेगा। Goods are delivered to a ship chartered by the buyer, the transit comes to the end। उसके बाद how stoppage in transit affected, so actual possession giving notice, आप actual possession को claim कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ नोटिस दे करके। उसके बाद सेकंड है रीडिलीवर, सेल बी रीडिलीवर द गुड्स टू द अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर, यानी कि आप कैरियर को बोलो कि मेरे डायरेक्शन पर आप किसी और को गुड्स डिलीवर कर दो, बट उस आदमी को मत करो। डिफरेंस बिटवीन क्या है, तो राइट ऑफ लीन में आप रिटेन करते हो पोजीशन को, और राइट ऑफ स्टॉपेज में आप रीगेन करते हो पोजीशन को, पोजीशन ऑफ गुड्स को। फिर सेलर शुड बी इन पोजीशन, हाँ। और राइट ऑफ लीन में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है कि पार्टेड होना चाहिए, पोजीशन should have parted the position, और position should be in be with carrier, और तीसरा buyer has not acquired the position। और राइट ऑफ लीन के केस में बायर ज़रूरी नहीं है कि इंसॉल्वेंट हो, बट राइट ऑफ स्टॉपेज के केस में वो ज़रूरी होता है कि वो इंसॉल्वेंट होना चाहिए। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस विथ राइट ऑफ लाइन्स एंड, जहाँ पर राइट ऑफ लीन एंड होता है वहीं से राइट ऑफ स्टॉपेज शुरू होता है। एट द एंड जहाँ राइट ऑफ लीन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट का। उसके बाद राइट ऑफ लेंस का लीन कम टू एन एंड एज सुन एज, जैसे ही पोजीशन के बाहर चला गया गुड्स वैसे ही राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है, और जैसे ही बायर के पास डिलीवरी हो गई वैसे ही ट्रांजिशन वाला राइट खत्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। So right of lien or stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods। So ये सबसे वो affect नहीं होता है। Exception क्या क्या है, तो पहला exception है कि when the seller has assented to the sale यानी कि resale, mortgage or other disposition of goods made by the buyer, in this case seller not able to exercise right of lien and stoppage। Second point है transfer of document यानी कि symbolic delivery और bought in good faith। और इसके आगे आएगा इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, तो स्टॉपेज आप कब कब कर सकते हो। सो द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन इन फोर्स एंड द बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी फॉर गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइजेज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट।
उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल मतलब होता है सबसे वैल्यूएबल राइट है ये राइट ऑफ सेलर का। सो अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल। ये सब कंडीशन में वो कर सकता है। पहला कंडीशन है व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, इसमें उसको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है जहाँ पर वो नोटिस दे करके कर सकता है, और अगर उसने नोटिस दिया है तो रीसेल करने पर अगर उसको कुछ लॉस होता है तो वो लॉस वो बायर से रिकवर कर सकता है, और अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो खुद रिटेन कर सकता है, और अगर उसने नोटिस ना दिया होता तो वो ना तो लॉस रिकवर कर सकता था, और ऊपर से अगर उससे प्रॉफिट होता रीसेल के केस में तो उससे प्रॉफिट को शेयर करना पड़ता बायर के साथ। तीसरा पॉइंट बोलता है वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज़ एक्सरसाइज्ड हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल्स द गुड। चौथा पॉइंट है अ रीसेल बाय द सेलर वेयर अ राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीसेल। पांचवा पॉइंट है वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट बीन पास टू द बायर। इसे हम क्वाजी लीन भी कहते हैं, और ये सिमिलर टू लीन ही होता है, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि लीन वाले केस में हम सेल करते हैं और क्वाजी लीन में एग्रीमेंट टू सेल होता है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर 4.4 पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि सूट फॉर प्राइस। सबसे पहला राइट होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो आप सूट फॉर प्राइस कर सकते हो। रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट द सेलर मे सू हिम फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। और वही एग्रीमेंट टू सेल के केस में हो सकता है कि अगर वो नेग्लेक्ट कर रहा है तो आप उसको सू कर सकते हो प्राइस के लिए। हैज़ नॉट पास द गुड्स हैव नॉट बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आगे चलेंगे सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने कुछ चीज़ें नॉन एक्सेप्ट करी हैं, रिफ्यूज़ करी हैं, सो डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। तीसरा है रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, यानी कि बायर ने एंटिसिपेटरी ब्रीच कर दिया है तो अब सेलर के पास दो रास्ते हैं, या तो वो फ्यूचर डेट तक का वेट कर ले कि बायर खरीद लेगा, या तो फिर वो उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सूट फॉर इंटरेस्ट मतलब होता है कि इंटरेस्ट कैसे लगेगा वो सेलर डिसाइड करेगा। उसके बाद 4.5 टॉपिक आता है रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। सो पहला है कि डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी नहीं हुई तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो एज अ बायर। दूसरा पॉइंट है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए, तो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स का ही चीज़ें होनी चाहिए, और ये देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के द्वारा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था या नहीं था। मतलब इस केस में ये बोला जा रहा है कि मैं डैमेजेस नहीं क्लेम करूंगा, मुझे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने बोली थी आप मेरा वही करवा करके दे दो। तो कोर्ट ये सारी चीज़ें देख करके ये फाइंड करता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है इट एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर डैमेजेस वुड नॉट बी एडिक्वेटली रेमेडी। चौथा पॉइंट है इट विल बी ग्रांटेड एज रेमेडी इफ गुड्स आर ऑफ स्पेशल नेचर और आर यूनिक। तीसरा पॉइंट है सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी कि ब्रीच ऑफ वारंटी अगर कुछ हुआ है तो आप सूट कर सकते हो। चौथा पॉइंट है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, सिमिलर पॉइंट है। पांचवा है सूट फॉर इंटरेस्ट, ये भी सिमिलर पॉइंट है। ऑक्शन सेल 4.6 में आ जाएंगे, और इसमें हम कहेंगे कि ऑक्शन सेल वही होता है जहाँ पर, और ये कब कंप्लीट होता है जब वो जो हैमर है वो फॉल डाउन हो जाता है, तभी पोजीशन जो है वो पास होता है, प्रॉपर्टी पास तभी होती है। इसके साथ कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल होते हैं, जैसे कि वेयर द गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, और लॉट्स में अगर शेयर हो रहे हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा वो सेपरेटेड बनेगा। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल कब कंप्लीट होता है, जब फॉल ऑफ हैमर होता है तब होता है। उसके बाद राइट टू बिड में भी रिजर्व डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करें, यानी कि जो सेलर है वो डिसाइड करे कि कौन कौन मेरे इस बिडिंग में आएगा। चौथा पॉइंट है वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, यानी कि ऐसे केस में जहाँ पर सेलर को पता ही नहीं है कि उसका जो सामान है वो सेल हो रहा है। और पांचवा पॉइंट है रिजर्व प्राइस, यानी कि रिजर्व और अपसेट प्राइस, मिनिमम प्राइस वो सेट कर सकता है। छठा है प्रिटेंडेड बिडिंग, यानी कि कोई प्रिटेंड करे और दाम बढ़वा दे चीज़ों का, तो ये बायर के पास रास्ता है, राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड क्लेम कर सकता है।
4.7 छोटा सा टॉपिक आता है और इसमें कहा गया है कि इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल किया है और सेल के टाइम तक जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है टैक्स, तो आपको सेल के टाइम के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है यूनिट 4 और इस तरह से हमारा ये पूरा एक्ट सोगा का कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more such kind of videos. Bye bye.